गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो कल हमने क्लास 12 बिजनेस स्टडीज स्टार्ट किया था। बिजनेस स्टडीज में कितनी किताबें हैं इस बार? 2। पहले सर एक ही इतनी ही होती थी, अब 2 है, ठीक है। हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मतलब तो हमें पता था, फाइनेंशियल मतलब फंड्स। कल हमने बोली थी मनी, ये सब की बात नहीं करनी। हम किस लेवल पे सोच रहे हैं? एम्पायर के लेवल पे सोच रहे हैं, मतलब 1000-2000 करोड़ की बिजनेस के लेवल पे सोच रहे हैं। तो वहां पे वो मनी नहीं बात करते, वो क्या यूज करते हैं? फंड्स की बात करते हैं, राइट। एक तो ये था फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन किसी को याद है क्या? कल मैंने आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी लिखवाई थी। इट इज द प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim of achieving those goals effectively and efficiently। मैंने क्या बोला सर? इफेक्ट मैनेजमेंट क्या था? इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग दीज गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट सर ऐसा काम था कि हमें लोगों से काम कराना है जिससे हमारा गोल अचीव हो जाए। और ये गोल कैसे अचीव होना चाहिए? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में ऐसा कौन सा था कि काम हो जाए, कितना ही पैसा लगे हमें मतलब नहीं, इफेक्टिवली। और कौन सा था जहां पे हम सीधी बुद्धि या फिर मैं बोलूं बढ़िया बुद्धि लगा रहे थे? एफिशिएंटली। आया ना? करेक्ट। तो काम अगर टाइम पे हो जाए तो इफेक्टिव, काम टाइम पे हो जाए विद लीस्ट कॉस्ट, एफिशिएंट। अच्छा, लीस्ट कॉस्ट का मतलब वो तो नहीं था ना चिंदीगिरी करनी है कि क्वालिटी खराब करके कॉस्ट कम कर दें, ऐसा तो नहीं था, ऐसा नहीं था, ठीक है। चलिए, ये था एफिशिएंटली। फिर हम आए थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। हमने देखा था सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स एंड ऑपरेशंस। इन्वेस्टेड इन एसेट्स मतलब कौन से एसेट्स? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ऑपरेशंस मतलब मैंने कल भी आपको बताया था, ऑपरेशंस मतलब पूरा बिजनेस का काम क्या है, कैसे वो रॉ मटेरियल लेके आता है, कैसे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, कैसे सेल करता है, ये पूरी प्रोसेस क्या होती है? ऑपरेशन। इसके अंदर कितना ढंग से पैसा इन्वेस्टेड है, क्योंकि ये जितना अच्छा होगा उतना बिजनेस की सक्सेस होगी। कल हमने मैकडॉनल्ड्स वगैरह डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि जो पैसा है वो टाइमली और चीपली आ जाए। ये टाइमली मतलब जब पैसे की जरूरत हो तब आ जाए, चीपली मतलब लेस कॉस्ट में या लीस्ट कॉस्ट में। अगली बात, फ्रॉम आउटसाइड और विद इन। ए आउटसाइड मतलब बोरोड फंड्स, इनसाइड मतलब ओनर्स फंड्स। ए बोरोड फंड्स का एग्जांपल लोन, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, काफी है। और ओनर्स फंड का मतलब इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का दूसरा नाम प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। व्हाई द वर्ड प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट? क्योंकि हम प्रॉफिट को वापस लेकर आ रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। फिर हम आए थे मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो कल हमने डिस्कस किया था सर फाइनेंस इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। क्यों किया था वो भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था सर बिजनेस फाइनेंस क्या है? सर मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। अब अगला सवाल, सर बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत कहां कहां पड़ती है? बिजनेस में सर फाइनेंस की जरूरत कहां कहां पड़ती है? टू स्टैब्लिश अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू रन अ बिजनेस, टू मॉडर्नाइज इट। ए मॉडर्नाइजेशन मतलब रेनोवेशन, जैसा वो रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल लिया था, एमएम वाला, हाँ या ना? इसके अलावा ये भी एग्जांपल लिया था मॉडर्नाइजेशन। ये सब देखो, पहले ये सब नहीं थी, लाइट वगैरह ना, ऐसा कोई सिस्टम था, तो ये मॉडर्नाइजेशन हुआ ना, हाँ या ना? तो इसमें पैसा लगा, ऑब्वियस लगा। फिर हमने देखा था एन एक्सपेंशन। फिर मैंने एक बात बोली थी, एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन, क्या ये सेम, क्या ये डिफरेंट? डिफरेंट। हाउ? रेज हैंड करिए, कैसे एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट है? कशिश, डिफरेंट लाइंस, राइट। एग्जांपल एएसआई। ए क्या एएसआई? बाहर, हाँ जी हाँ जी। तनिष्क एग्जांपल, पीछे वाला तनिष्क, कोई बात नहीं, आगे वाला तनिष्क। हाँ हाँ, करेक्ट। अच्छा, मुझे लगा एएसआई जियो, ठीक है।
करेक्ट। एस इंस्टीट्यूट का अगर मैंने एक ब्रांच डाली गोवा में, दैट इज एक्सपेंशन। लेकिन मैंने एस इंस्टीट्यूट की ब्रांच, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट के साथ बाहर भी डाल दिया, तो वो क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन। दोनों जगह से सर रोकड़ा कमाएंगे, लेकिन ये डिफरेंट लाइन हो गया। और ऑब्वियस बात है, कोविड में हम सबने एक बात देखी, हम सबने एक बात सीखी कि सर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है ना, तो डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? एक पता चला तुम्हारा बिजनेस एसेंशियल कमोडिटी में नहीं आता, तो तुम्हारा बिजनेस चालू नहीं होगा। नहीं तो पेरेंट एंटिटी कौन है उसकी, पैसा कहां से है, वो उसकी अलग अलग सेक्शन हो गए ना। आज जियो भले अलग नाम पे खुला है तो रिलायंस का ही एक कंसेप्ट होता है, बहुत बाद में समझेंगे हम, 12th में तो नहीं समझते हम, जिसको हम कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी। जिस एक बड़ी कंपनी, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस, जैसे टाटा, आईटीसी, टाटा, ये सारे जिनके बहुत अलग अलग तरह के बिजनेस। हाँ, वही उसका ओनर भी वही होगा, पेरेंट कंपनी उसकी वही होगी। चलिए, ये हुआ था। फिर हमने देखा था पैसा और किसके लिए चाहिए, एसेट्स के लिए, टैंजिबल, इनटैंजिबल और रोज के खर्चे। ये जो फिक्स एसेट्स का खर्चा था उसको हमने बोला था फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और जो रोज का खर्चा था उसको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिर हमने डेफिनेशन देखी थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ए उधर कोई नहीं देखेगा, उधर कोई नहीं देखेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है मुझे जाननी है आप सबसे, साथ में बोलेंगे, साथ में सब बोलेंगे, ठीक है, नोट्स में कोई नहीं देखेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, involves decision making relating to procurement of funds, investment in long term, short term and distribution of earning to the owners. वापिस है, concerned with management of flow of funds, involves decision making relating to procurement of funds, investment in long term, short term and distribution of earning to the owners. Procurement of funds कौन सा डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, माल किधर है, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, पैसा ऐसी जगह लगाना है जिससे क्या होगा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा होगा। सर पैसा लेके आ गया, पैसा लगा दिया, कमा लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, कौन सा डिसीजन, डिविडेंड। क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। याद आया सबको? कितने डिसीजन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, FDI, फाइनेंसिंग, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट। आया ना, ये आया। कल की क्लास मैंने पूरी आपको रिवाइज वापस करा दी है। चलिए अब एक नोट्स पे आ जाओ। हमने एक लाइन पढ़ी थी कि अवेलेबिलिटी ऑफ, डेफिनेशन के जस्ट ऊपर एक लाइन पढ़ी थी हमने, अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज थस वेरी क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस। हमने क्या बोला, हमने एक बात देखी थी सर, अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फाइनेंस इज वेरी क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। एडुकेट फाइनेंस मतलब जितना पैसा रिक्वायर्ड है ये सफिशिएंट है। वापस एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कल पूछा था, व्हाई आइडल फाइनेंस इज नॉट अ गुड सिचुएशन। मैंने आपको बोला, कल भी एग्जांपल दिया था, 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी, 150 करोड़ आ गया, तो ये 50 करोड़ जो ज्यादा आ गया वो गंदा क्यों है? यशवंत, करेक्ट सर, समझो, वो जो 150 करोड़ आया, जो 150 करोड़ आया उसमें 100 करोड़ तो लगा दिया, तो इधर से मैं बोलूं आपने कुछ कमाना तो चालू कर दिया, आपने कुछ कमाना तो चालू कर दिया, भले इसका खर्चा चालू है जो ब्याज है, लेकिन ये 100 खोकेगा तो कुछ कमाना चालू कर दिया। ये सर जो रिमेनिंग 50 करोड़ है इससे कुछ कमा रहे हो क्या? नहीं, ये तो ऐसे ही फालतू पड़े। तो मुझे बताओ, मैं जिससे पैसा लेके आया वो बोलेगा कि अरे अंशुल सर कोई बात नहीं, आपने 50 खोके कहां लगाए तो उसका ब्याज मत दो, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, इस 50 करोड़ के लिए मैं कैसा होऊंगा? ऐसा। करेक्ट क्या? कहने का मतलब सर ये जो पैसा है इससे तो कमाना चालू कर दिया, लेकिन ये जो पैसा है ये फालतू पड़ा है, लेकिन इसका मीटर तो चालू है, तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर एक बात उधर, दो बात और लिखी है, वेरी क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो पहले मैं सर्वाइवल पे जाना चाहूंगा। सर्वाइवल से क्या समझते हो? रेज हैंड करेगा, जिसको आंसर आता है रेज हैंड करेगा। सर्वाइवल से आप क्या समझते हैं? अच्छा एक जना बोलो, ऐसे नहीं समझ आता मुझे। सर्वाइवल से क्या समझते हो? बेसिक क्या समझते हो?
ध्रुव, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस इन लॉन्ग टर्म, और ठीक है वेदांश क्या कह रहा था, ये कह दिया था। और कोई यहाँ पे सर्वाइवल, रचित, ठीक है। सर्वाइवल मतलब बेसिकली इन शॉर्ट बंद नहीं हो रहे, बंद नहीं हो रहे मतलब मार्केट में चालू है, दुकान बंद नहीं हो रही। मंगल की बात नहीं कर रहा, दुकान मंगल कर रहे हैं, बात कर रहा हूं दुकान बंद नहीं हो रही, परमानेंट मंगल नहीं लग रहा उस पर। इन शॉर्ट दुकान मैं अगले दिन भी चालू रखूंगा। मतलब सर्वाइवल तब होता है बिजनेस का जब आपने इतना कमा लिया, आपने इतना कमा लिया जितना आपका खर्चा है। इन शॉर्ट टू सर्वाइव यू मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर योर कॉस्ट, टू कवर योर कॉस्ट। अगर इतना मीट कर लिया तो आप क्या कहलाओगे, सर्वाइव कर गए, है ना भाई। बिजनेस बंद कब होता है, बिजनेस बंद कब होता है, जब जेब से पैसे लगने लग जाते हैं। और जेब भाई एक टाइम तो खत्म होगी, कितना पुराना पैसा लगाओगे, एक टाइम तो खत्म होगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोला, टू सर्वाइव इन द बिजनेस, टू सर्वाइव सॉरी फॉर द बिजनेस टू सर्वाइव इट मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट। ये आपने 11th बिजनेस स्टडीज में भी एक जगह देखा है। दूसरी बात 12th बिजनेस स्टडीज में नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में देखेंगे कि हर बिजनेस का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल। हर बिजनेस का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सर्वाइवल। आज आप समझो कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ तो वो हर बिजनेस को, आपके घर में बिजनेस होगा तो आपने घर में पापा से बात करना कभी, वो जितना आज कमा रहे हैं वो स्टार्टिंग में नहीं कमाते थे, राइट। जब स्टार्टिंग में जो बिजनेस चालू होगा तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो खर्चे हैं वो निकल जाए। तो इसलिए क्या बोला, हर बिजनेस का स्टार्टिंग में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव विल बी सर्वाइवल। अब एक बात, इफ माय रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट तो क्या हो गया, प्रॉफिट। और अगर रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट, लॉस। ये तो बिल्कुल बेसिक बात, ये बात समझ आई, अरे हाँ या ना। चलिए अब उधर एक और बात लिखी है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब, ग्रोथ एक तो चीज सर्वाइवल के उधर लिख लो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट, सर्वाइवल के उधर लिख दो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कॉस्ट। अगला चीज, सर ये ग्रोथ का क्या मतलब है, एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन, ठीक वो तो हुआ। और कैसे कैसे ग्रोथ देख सकते हो, चलो एक एग्जांपल जैसे मैं देता हूं, इसके बाद फिर आप एग्जांपल देना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ग्रोथ के इंडिकेटर्स पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। ग्रोथ के इंडिकेटर्स में बोल रहा हूं, जैसे इंक्रीज इन प्रॉफिट, इंक्रीज इन सेल्स, मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरा प्रॉफिट ज्यादा है तो ग्रोथ है, ग्रोथ है। सेल ज्यादा है, ग्रोथ है, ग्रोथ है। और ऐसे एग्जांपल्स दीजिए। सर शेयर की जो मार्केट प्राइस है एमपीएस वो इंक्रीज हो गई, और डिक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन डेट, ठीक है। इंक्रीज एसेट्स हो गए, ठीक है। चलिए और इंक्रीज इन गुडविल, ये पढ़ोगे भी समाज में इज्जत बढ़ गई, है या ना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सपेक्टिव बाहर से कैसे समझ आता है इंसान का कि भाई गुडविल है तो अच्छी भी चीज है, राइट। आज आप कितनी चीजें, रेस्टोरेंट्स हुए या कुछ भी हुए, आप कौन से रेस्टोरेंट पे पहले से जाते आ रहे हो, जैसे एमएम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आज आपका कोई रिश्तेदार आ रहा है बाहर से, तो सबसे सेफ क्या मानोगे आप उसको खिलाने के लिए, एमएम मानोगे। क्यों, क्योंकि वहां पे हमेशा खाना अच्छा मिल ही जाता है मेजॉरिटी टाइम्स, और इतने सारे ऑप्शंस है। तो वो क्या है, वो उसकी गुडविल है, गुडविल इंक्रीज हो गई। और कस्टमर बेस जो है वो इंक्रीज हो गया। कस्टमर, एक आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें पूछते हैं वो कस्टमर रिटेंशन कितना है, मतलब वापस कस्टमर कितने आ रहे हैं। भाई सपोज करो ना, मेरे कस्टमर तो रोज बढ़ रहे हैं लेकिन पुराने वाले भागते जा रहे हैं, तो ग्रोथ हो रही है क्या, नहीं। कस्टमर रिटेंशन
पहले जो था अभी भी कितने हैं, तो दैट इज कस्टमर रिटेंशन, तो वो भी एक ग्रोथ का इंडिकेटर है अगर वो इंक्रीज हो रहा है। और सर पहले हम एक ही प्रोडक्ट बेचते थे, आज हम खूब सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो भी ग्रोथ है क्या? अरे वो भी ग्रोथ है क्या? ठीक है, अगली बात, और कोई एग्जांपल, कैपिटल बढ़ गई, वो एक ग्रोथ है। फंडिंग और मिल गई, वो भी एक ग्रोथ का इंडिकेटर है। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और कोई एग्जांपल सोचो, चलो 10 सेकंड सोचो। क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स? और अरे सेल्स तो एक प्रोडक्ट की भी तो इंक्रीज हो सकती है केवल। अच्छा, और एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन तो आ ही रहा है ग्रोथ में। अच्छा सपोज करो पहले मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही इंप्लॉय था मैं, आज 500 इंप्लॉइज हैं, क्या ये भी ग्रोथ है क्या? ये भी एक ग्रोथ का इंडिकेटर है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैव इंक्रीज्ड, तो दैट इज आल्सो एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। समझ आया क्या? तो 3-4 एग्जांपल लिख लो ग्रोथ के, विच आर व्हाट इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। किया कॉपी? चलो अब उधर एक लाइन लिखी है, ऑल फाइनेंस कम्स एट सम कॉस्ट, it is quite imperative that it needs to be carefully managed। imperative मतलब बाकी सब तो सुने सुने वर्ड लग रहे हैं, ये imperative सुना सुना लग रहा है। तो imperative वर्ड का मतलब important, it is quite important that it needs to be carefully managed, मतलब कोई सा भी पैसा जो आ रहा है वो कोई खर्चे पे आ रहा है, तो फ्री का नहीं आ रहा, तो पैसा खर्चे में आया तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस पैसे को ढंग से मैनेज किया जाए। सर पैसे का खर्चा, तो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे कॉस्ट बताना, उसकी सोर्स लिखूंगा, आप मुझे उसकी कॉस्ट बताना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं लोन, तो लोन की जो कॉस्ट है उसको कहते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। सिमिलरली डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की कॉस्ट क्या है? इंटरेस्ट। आप सबको पता है, आपके 12th अकाउंट्स में चैप्टर है डिबेंचर, अकाउंटिंग सीखोगे इस साल आप 12th में, ठीक है। और हाँ शेयर्स लिख लेते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस सबकी एक ही कॉस्ट है। शेयर्स की कॉस्ट क्या है? डिविडेंड। रिटेन्ड अर्निंग, जिसको आता है रेज हैंड करना, कल भी शायद डिस्कस कर ली थी वैसे बात। रिटेन्ड अर्निंग्स की कॉस्ट है क्या कोई? एक कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉस्ट को कंसीडर करना पड़ेगा, वो कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ए सर इसमें ये लॉजिक क्यों है? अरे भाई ये पैसा मैंने खुद का लगा दिया, कहीं और लगाता तो मुझे ब्याज मिलता, उसको इग्नोर कर नहीं सकते। तो क्या बोला? ऑल फाइनेंस कम्स एट some cost, it is quite imperative that it needs to be carefully managed। अगली बात आई, लाइन पढ़ो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। क्या लिखी लाइन? कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। क्या बात बोली? मतलब क्या समझ आ रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट केवल पैसे से मतलब नहीं रख रहा लाने से, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब ढंग से पैसा भी लाना है और उसको ढंग से यूज भी करना है, ढंग से यूज भी करना है। इधर एक वर्ड है ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब केयरफुली, एफिशिएंटली, ढंग से, बेस्ट निकालना है, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑप्टिमली पैसा लेके आना है और ऑप्टिमली इसको यूज करना है। तो देखिए क्या बात बोली, for optimal procurement different available sources of finances are
आइडेंटिफाइड एंड कंपेयर्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड रिस्क। क्या बोला? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सर? डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे? उनको कंपेयर करेंगे इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क। क्या बोला? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट करने के लिए सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कौन से पैसे अवेलेबल है, फिर उनको कंपेयर करेंगे उनकी टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क। मोबाइल खरीदा कभी? मतलब घर वालों ने तो दिलाया होगा, तो ऐसे तो होता नहीं कि घर वाले लेते हैं बेटा ये रख, तुम ऐसे रख लेते हो, तुम एक डिमांड तो करते हो फिर भी। बाकी लोग, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बाकी लोग तुम डिमांड करते हो नहीं करते हो फोन की कि ये चाहिए, वो फोन की डिमांड तुम कैसे कर रहे हो? क्या तुम सब नहीं करते गूगल पे जाके कि मान लो 50,000 का फोन लेना है तो फोन अंडर 50,000 फिर ऑप्शंस आते हैं, फिर उन सबको आप देखते हो और उनको कंपेयर करते हो, है ना? कार खरीदी कभी? सॉरी, कार या बाइक का भी खरीदोगे तो यही करोगे सबसे पहले, वो कार देखो, कार वाले जो सारे वो क्या करते हैं, वो आप 3 गाड़ी जो है उन सबको कंपेयर कर लो, उनके सारे वेरिएंट्स को कंपेयर करो, इसमें ये फीचर इसमें ये फीचर। तो ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट के लिए भी यही बोला कि सिमिलरली आप पैसा लेके आओ, ऐसे इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, तीनों को एक साथ लगाओ, तीनों सबको एक साथ लगाओ, उनकी कॉस्ट देखो, उनकी रिस्क देखो, उनकी रिस्क देखो, रिस्क देखो। तो अब पहली बात सर कॉस्ट तो समझ आ गई पैसे की, ये पैसे की रिस्क क्या है? पैसे की रिस्क क्या है? और ये तो प्रोक्योरमेंट पे है, यूजेज पे तो अभी पहुंचे ही नहीं, यूजेज पे नहीं, अपन क्या पढ़ रहे हैं? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब पैसा ऐसे से लाना है, आइडेंटिफाई किया ये अवेलेबल है, देखो दिस इज आइडेंटिफिकेशन, फिर उनको कंपेयर किया उनकी कॉस्ट पर। कॉस्ट पे तो सर समझ आ गया कि हम ऐसे देख लेंगे जो सबसे सस्ता पड़ रहा है वो ले लेंगे, लेकिन रिस्क क्या है? कॉस्ट की रिस्क क्या है? मतलब पैसा आ रहा था, किसी ने सुन लिया, उड़ा दिया रास्ते में चोरी, ये है क्या? कि मेरे अलमारी में पैसा था, कोई और मार के ले गया, है मनी हाइस्ट। ओके ओके, हाँ हाँ, और पैसे की डकैती, हाँ समझे। पैसे की रिस्क क्या है? पैसे की रिस्क ये है, दैट इज सर मैंने पैसा तो ले लिया जोश जोश में, पैसा चुकाने की बात आई तो वो मुझे फोन कर रहा है और मेरे मोबाइल से आवाज जा रही है, विजय माल्या हो गया मैं, नीरव मोदी हो गया मैं, ये है रिस्क। या फिर मैं बोलूं वो क्या होता है, वो ब्लॉक कर देते तो क्या आता है कॉल पे? संजय, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज बिजी ऑल द टाइम। तो ये मैं ये कर दूंगा सबको जो जो मेरे से पैसा मांगते, तो उनका पैसा इन शॉर्ट व्हाट इज रिस्क? डूबने का। या फिर मैं बोलूं कंपनी के पॉइंट से पैसा लेके आई कि सर द रिस्क इज कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया तो क्या होगा? कोलैटरल भी मान लो खराब हो गया, सारी चीज मान लो अनसिक्योर्ड था, कोलैटरल वाला तो सिक्योर्ड हो गया, अनसिक्योर्ड भी तो होता है, तो इसको कहते हैं, ये जो रिस्क है इसको कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क, इस रिस्क को कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। तो दैट इज व्हाट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। मतलब सर मैंने पैसा तो ले लिया जोश जोश में, तब मैं प्रॉफिटेबल था, जब पैसा चुकाने की बारी आई तब मैं लॉस में, अब मैं पैसा नहीं चुका पा रहा, तो इस रिस्क को क्या कहते हैं? रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। अब मुझे बताइए जिससे भी मैं पैसा लेके आया, मान लो मैंने जसदीप से पैसा लिया, मान लो मैंने जसदीप से पैसा लिया, अब मैं बोलूं जसदीप भाई मेरे तो लॉस हो रहा है, तो जसदीप भाई बोलेंगे कि अरे लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, रखो 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 रखो, मुझे ब्याज मत दो, मुझे ब्याज मत दो। ऐसा होगा क्या? तुम खुद जसदीप से पूछ लो, ये मना कर देगा, डबल लेगा, 4 गुंडे और भेजेगा मेरे घर पे, बोले इनके घर में जो जो एसेट है लेके आ जाओ। कहने का मतलब ये रिस्क है कि मेरे को सर हमेशा पेमेंट करना पड़ेगा,
प्रॉफिट हो या लॉस, पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो दिस रिस्क इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। अब मुझे बताओ एक सेकेंड, इन शॉर्ट कंपल्सरी पेमेंट इज रिस्क इरिस्पेक्टिव ऑफ माई प्रॉफिट और लॉस, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। मुझे बताओ तो इन चारों सोर्सेज में रिस्क किस में है? शेयर्स में रिस्क है, रिटेन अर्निंग्स में तो नहीं है, चलो ये तो समझ आ गया, इसमें तो नहीं है। रिस्क लेस लोन में है, डिवेंचर में है, शेयर्स में नहीं है प्रेफरेंस। अब एक बात समझो, शेयर्स में भी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर में अगर डिविडेंड देते हैं तो उनको उस फिक्स रेट पे देना पड़ेगा, इट इज नॉट कंपल्सरी टू पे देम। इक्विटी शेयर्स का यही है कि इक्विटी शेयर्स और ये दोनों क्या है? रिस्क लेस। लेकिन लोन और डिबेंचर्स क्या है? रिस्की। लोन और डिबेंचर क्या है? रिस्की। तो अगर मैं बाबूराव हूं और मुझे कुछ रिस्क नहीं मानता तो मैं क्या लूंगा? शेयर्स या रिटेन अर्निंग्स, है या ना? अब एक बात अभी के लिए मान लो, बाद में हम बहुत डिटेल में देखेंगे इसको कि लोन एंड डिवेंचर्स आर, इन पे जो इंटरेस्ट है ये फिर भी कंपैरेटिवली क्या होता है? चीप। इंटरेस्ट का जो पेमेंट है दैट इज चीप एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स वाला। तो इन शॉर्ट मान लो, अभी इसका एक लॉजिक अभी दे देता हूं, बाद में हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करके देखेंगे कि इंटरेस्ट के पेमेंट से टैक्स सेविंग होती है, इंटरेस्ट के पेमेंट से टैक्स सेविंग होती है। अब एक बात समझो, अब क्या है ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट? अब समझो चारों चीजें आ चुकी है। सर कॉस्टली क्या है? शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स। लेकिन रिस्की क्या है? लोन और डिबेंचर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ये 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, 1000-2000 करोड़ चाहिए। तो 1000-2000 करोड़ में ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, थोड़ा कॉस्टली थोड़ा रिस्की। क्यों? अगर समझो सस्ते को देखकर मैं चले गया लोन और डिबेंचर पे, पर मेरी रिस्क कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब समझो महीने में 100 करोड़ तो ब्याज ही चुकाना पड़ रहा है, तो मैं कमाऊंगा क्या? तो मैं बंदी हूंगा। लेकिन केवल शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स यूज कर लिया तो एक्सपेंसिव बहुत हो जाएगा। दूसरी बात एक और, शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स, शेयर्स पे स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो अगर मैं मालिक था कंपनी का, मैंने और शेयर इश्यू करे तो मेरी ओनरशिप भी क्या हो जाएगी? खत्म नहीं हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। ऐसे तो ना सारे दे दिए। शार्क टैंक में क्या करते हैं वो? शार्क टैंक में इक्विटी तो देते हैं मेजॉरिटी टाइम, हमारा ऑफर 1 करोड़ फॉर 1% इक्विटी। तो उससे क्या हुआ? मान लो मैं पहले 100% मालिक था कंपनी का, अब मैं क्या हो जाऊंगा? 99%। तो ये कंट्रोल कंसिडरेशन भी मुझे देखना पड़ेगा। अब थोड़ा समझ आ रहा है ये चैप्टर कि क्या है ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट? ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ये है कि सर आई विल आइडेंटिफाई different sources, then I will evaluate them in terms of their cost and risk. समझा? चलो आइए बात सिमिलरली, आइए अगली बात पढ़िए। सिमिलरली the finance so procured needs to be invested in a manner that returns from the investment exceeds the cost at which procurement has taken place। सरल सी बात में अगर बोले तो पैसा जो आया उसको ऐसी जगह लगाना है जो उसका मीटर है उससे ज्यादा कमाए। मतलब अब एक बात समझ लो 2 मिनट के लिए ध्यान से। ये जो पैसे की जो रेट है, ये इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ फंड्स। और ये उधार में आया है तो कॉस्ट ऑफ फंड्स को कहते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट, सीओडी। आज से सीओडी आपके लिए ना ही कॉल ऑफ ड्यूटी है ना ही कैश ऑन डिलीवरी है। आज से आपके लिए सीओडी क्या है? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब एग्जांपल समझो,
मैंने लोन लिया 100 करोड़ का एट द रेट 10%, तो दिस 10% इज माय सीओडी। सीओडी बोले तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट। समझा ये बात? हाँ, उधार, उधार जो पैसा लाने का जो खर्चा है, क्योंकि 100 करोड़ तो मेरे पास आए है ना, उसके ऊपर जो मैं दे रहा हूँ वही उसका खर्चा है। अब क्या बोला उधर देखिए, सिमिलरली द फाइनेंस प्रोक्योर्ड नीड्स टू बी इन्वेस्टेड इन अ मैनर दैट रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एक्सीड्स द कॉस्ट एट विच प्रोक्योरमेंट हैज टेक प्लेस। तो एक इधर वर्ड आया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको प्यार से बोलेंगे ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या समझ आ रहा है, मैंने पैसा कहीं जो आ गया, हमने कल से कर क्या रहे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, राइट। तो जो पैसा लगाया उससे जो कमाई होने वाली है उसी को क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसी को क्या कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल समझो, मैंने पैसा लगाया 1 लाख, तो ये 1 लाख मेरा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। इसमें मान लो मैंने कमाया 12,000, इसमें मैंने मान लो कमाया 12,000, ये हो गया मेरा रिटर्न। कहने का मतलब आई इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, आई हैव अर्न्ड 12,000, तो मेरा परसेंटेज में कितना हो गया, 12,000 में 1 लाख कितना हो गया, 12%। अरे हाँ या ना, ये 12% ही मेरा क्या है, ROI, ये 12% ही क्या है मेरा ROI। एक बात समझो, अगर कितनी बार आपके पापा से, आपने पापा के लोगों की बात सुनी हो कभी, वो कितनी बार ऐसे बोलते हैं ना, उनसे कोई पैसा मांगने आता है तो वो यही बोलते हैं सबसे पहले, कितना देगा पहले ये बता, कितना मिलेगा, तो वो क्या है ROI। और अब समझो, पैसा लाया, इसको 1 लाख लिख लो, पैसा लाया कितना, 1 लाख, कितने पे लाया था, 10%, वो 10% मेरी क्या थी, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। वो 1 लाख को मैंने लगाया, कितना कमाया, 12,000 या 12%, वो मेरा क्या था, ROI, वो मेरा क्या था, ROI। क्या 12% 10% से ज्यादा है, क्या मेरा रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट, क्या मेरा रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट, क्या मेरा रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट, यही तो करना है, यही तो करना है कि सस्ते में पैसा लाना है और ऐसी जगह लगाना है जिससे कमाई हो, जिससे क्या हो, ROI ग्रेटर देन COD। ROI इज व्हाट, जो पैसा लगा के कमाया, COD इज व्हाट, जो पैसा लाया उस पर क्या पैसा दिया। अब इस लाइन को पूरा पूरा वापस पढ़ो, आपको समझ आएगी बात। Finance so procured needs to be invested in such a manner that returns from investment exceeds the cost at which procurement has taken place. Cost at which procurement has taken place मतलब COD, return is ROI। उधर ये लिख दो ROI greater than COD, उधर लिख दो ROI greater than COD। ROI मतलब मैंने शेयर खरीदा या कुछ भी कहीं भी लगाया, जैसे बैंक के अंदर मैंने 1 लाख रुपया दिया, डाला FD का, बैंक ने मुझे 6% पे ब्याज दिया, तो 6% मेरी कमाई हुई, वो 6% ही मेरा क्या हुआ, ROI। समझा क्या, अरे हाँ या ना। इन शॉर्ट मैंने क्या कमाया, मोटा मोटी 2%। समझा क्या, इस 2% को कहते हैं वैल्यू एडिशन, इस 2% को कहते हैं वैल्यू एडिशन। और ये ROI ग्रेटर देन COD के कंसेप्ट पे ही बैंक वर्क करता है, ROI ग्रेटर देन COD वाले कंसेप्ट पे ही बैंक वर्क करता है। ये इस साल हम इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में देखेंगे मनी क्रिएशन कैसे होता है। और आप लॉजिकल समझो, बैंक भी क्या करता है, ये कॉपी किया आप लोगों ने, ये वाली बात समझो, बैंक भी ROI इज ग्रेटर देन COD के कंसेप्ट पे करता है। कैसे करता है देखो, ठीक है।
वो मैं भी लिखा लूं मजनू भाई की तरह से, ठीक है। ये आर्यन है, आर्यन के पास खूब सारा पैसा था, तो आर्यन के पास सरप्लस पैसा था, आर्यन गया किधर, ये क्या है, बैंक। इसने, सुन लो, आर्यन के पास पैसा था, आर्यन गया बैंक में कि ये लो पैसा रखो, बैंक में सेविंग अकाउंट खोला और पैसा डाला, मान लो 1 करोड़ पैसा था, 1 करोड़ डाला। अब बैंक आर्यन को क्या परसेंट देती है, सेविंग अकाउंट पे क्या पैसा मिलता है, 2%, 3% से भी ज्यादा पैसा नहीं मिलता, 1%, 2% ऐसे मिलता है। तो बैंक आर्यन को दे रही है मान लो 2%, एग्जाम्पल, बैंक दे रही है आर्यन को 2%। अब समझो ये 2% आर्यन का क्या है, आरओआई, और बैंक का क्या है, सीओडी। बैंक का क्या है, सीओडी। ये बात समझ आया, क्योंकि बैंक को वो 1 करोड़ कितने का पड़ा, 2% का, तो बैंक की क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ डेप्ट। और ये इससे 1 करोड़ से इसको 2 लाख हर साल मिल रहा है, तो वो 2 लाख इसका क्या हो गया, आरओआई। इतना समझ आया। अब बैंक क्या करेगी, अपने पास ही पैसा रखेगी क्या, नहीं, अपने पास ही पैसा रखेगी क्या, नहीं। अब मान लीजिए मैं था जिसको पैसे की तलाश थी, लोन रिक्वायरमेंट थी, लोन रिक्वायरमेंट थी, मैं बैंक के पास जाऊंगा, हे बैंक मुझे पैसा दे दे, तो बैंक मुझे पैसा दे देगी। बैंक ने मुझे वो 1 करोड़ आगे तरका दिया, ये भाई ले जा 1 करोड़ तू ले जा। अब बैंक को मुझे ब्याज देना पड़ेगा, बैंक को मुझे लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन का इंटरेस्ट जनरली 8-9% का होता है, तो मैं इस 1 करोड़ के बदले बैंक को क्या दूंगा, 8% करीबन मान लो, समझा। तो ये 8% मेरा क्या हो गया, अरे बैंक का क्या हुआ। अब देखो बैंक ने क्या किया, बैंक का आरओआई क्या है मुझे जल्दी से बताओ, बैंक का आरओआई क्या है, 8%। बैंक का सीओडी क्या है, क्या 8%, 2% से ज्यादा, यस सर। क्या बैंक ने आरओआई ग्रेटर देन सीओडी कर लिया क्या, यस। यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। समझ आई बात, कि बैंक ऑल्सो वर्क्स ऑन दिस वैल्यू एडिशन ओनली। और आप खुद भी ऐसे ही करोगे कि आपका जो खर्चा है उससे ज्यादा कमाई हो, वही आरओआई ग्रेटर देन सीओडी। समझ आई बात, बैंक भी ऐसे ही काम करता है। चलें आगे, तो देखिए सिमिलरली द फाइनेंस, ये हमने पढ़ लिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑनलाइन करना एम्स एट रिड्यूसिंग the cost of funds procured, keeping the risk under control and achieving effective deployment of such funds। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है कि जो भी पैसा आ रहा है उसकी कॉस्ट कम हो, रिस्क भी कम हो, और साथ में सही जगह पैसा लगा भी दिया जाए। It also aims at ensuring availability of funds whenever required, as well as avoiding idle finance। What is idle finance? ये वो आइडल वो वाला है क्या, आदर्श पैसा नहीं, वो IDOL होता है, ये IDLE है, जो आपका दिमाग है मोस्ट ऑफ द टाइम अनयूज्ड। हाँ नहीं, वो अलग होता है, वो IDEAL IDOL आर सिमिलर टर्म्स। हाँ हाँ वही तो बोला ना, ठीक है। क्या IDLE जो क्या है आपका दिमाग, which is unused। तो सिमिलरली बोला ये क्या है, एज वेल एज अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस, मतलब फालतू मुझे पैसा पड़ा है, समझो ना। बैंक 1 करोड़ देती नहीं, मना कर देती मुझे, या किसी और को भी मना कर दी कि नहीं हम नहीं देंगे, तो फिर क्या होता, बैंक कुछ कमा रही है क्या कहीं से, नहीं, पर वो 2% तो दिए जा रही है। आइडल फाइनेंस के चाहो तो आप लिख दो फंड विच इज नॉट इन्वेस्टेड एनीवेयर, फंड विच इज नॉट इन्वेस्टेड एनीवेयर। फंड विच इज नॉट इन्वेस्टेड एनीवेयर। चले फिर आगे बात बोली, द फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स अ ग्रेट डील ऑन द क्वालिटी ऑफ इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई ऑब्वियस बात है, आज के जो डिसीजन हम लेंगे वो ही हमारे को फ्यूचर में देता है, जो हम जैसों की लाइफ पे इंपैक्ट करता है। तो ऑब्वियस बात है, बिजनेस आज जितना ढंग से पैसा लेके आएगी, ढंग से लगाएगी, वही उसका फ्यूचर डिसाइड करेगी। हमने यही लाइन सबसे पहले भी पढ़ी थी, द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स। आज अगर गलत जगह पैसा लगा दिया
तो आज का पैसा तो खत्म हो गया, फ्यूचर में भी पैसा नहीं बचा। समझा क्या? अरे हाँ या ना? चलिए अब मैं नीचे जो जगह छोड़ रखी है वहां पे लिखवाऊंगा आपसे। Financial management has two aspects. Optimal procurement of funds, optimal procurement of funds, and optimal usage of funds. ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट फंड्स के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले आइडेंटिफाई वेरियस sources of funds and evaluate them in terms of their cost and risk. In terms of their cost and risk. पैसा आ गया, अब क्या करना है? Invest it into profitable channels. Invest it into profitable channels so that ROI is greater than COD. लिखिए ये क्या बोला? Financial management has two aspects: optimal procurement of funds, that is identify various sources of funds and evaluate them in terms of their cost and risk, and second, optimal usage of funds, that is invest it into profitable channels so that ROI is greater than COD. किया क्या कॉपी सबने? पक्का? चलो जितना आज पढ़ा है इसको एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मतलब फंड्स, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना। आप ये समझ लो डेफिनेशन क्या वैसे मैनेजमेंट की। सो द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली।
ठीक है क्या? फिर अगली बात है सर, सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल फाइनेंस इज इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एंड कितना टाइमली वो पैसा अरेंज हो जाता है और चीपली हो जाता है फ्रॉम विद इन द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस. ए विद इन मतलब ओनर्स फंड्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन. बोरोड फंड्स मतलब लोन, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, बहुत सारे और है. फिर हम आए बिजनेस को पैसा किस किस के लिए रिकॉर्ड होता है? स्टार्ट अ बिजनेस, एस्टैब्लिश अ बिजनेस, रन अ बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन. एक्सपेंशन सेम लाइन, डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट लाइन. फिर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फिर हमने बोला सर एडुकेट फाइनेंस इज वेरी रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. ए सर्वाइवल मतलब आज की बात कोई भी सर्वाइवल बोलेगा तो क्या बोलोगे? रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट. सर आई मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर अप माय कॉस्ट. ये कर लिया तो सर्वाइव कर गए. ठीक है. फिर आए ग्रोथ. हमने ग्रोथ के बहुत सारे एग्जांपल्स देखिए, सेल्स बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया, ब्रांचेस बढ़ गई, कस्टमर्स बढ़ गए, प्रोडक्ट्स बढ़ गए. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ. फिर हम आए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे. ए नोट्स में किसी को कुछ नहीं देखना, इधर देखो. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन सब साथ में बोलेंगे. कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटिंग टू, कितने डिसीजन है? 3. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स. 3 डिसीजन. प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कौन सा डिसीजन? फाइनेंसिंग. इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट. अर्निंग टू द ओनर्स, डिविडेंड. ठीक है. फिर हम आज की बात देखी सर, हर फाइनेंस कम्स एट अ कॉस्ट, सो इट इज क्वाइट इंपेरेटिव, इट नीड्स टू बी केयरफुली मैनेज्ड. इसके लिए क्या करना पड़ता है सर? 2 चीज करनी पड़ती है. ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, ऑप्टिमल यूजेज. ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब सर फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट मतलब पैसा ढंग से लेके आना है. इसका मतलब यह है मैं सबसे पहले देखूंगा पैसा कहां से आ सकता है. आइडेंटिफाई वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स. फिर क्या करना है सर? उनको इवैल्यूएट करूंगा इन टर्म्स ऑफ देयर कॉस्ट एंड रिस्क. कॉस्ट हमने देखा, डिबेंचर लोन पे इंटरेस्ट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड. फिर हमने इनको रिस्क में भी देखा. व्हाट इज रिस्क? सो द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट. बाबूराव क्या लेगा? ए नहीं, बाबूराव को बिल्कुल रिस्क नहीं मानता, इक्विटी शेयर या रिटेन अर्निंग्स. राजू क्या लेगा? वो उसको 21 दिन में पैसे डबल चाहिए थे, लोन या डिबेंचर. है या ना? ठीक है. फिर हमने देखा केवल पैसा आने से मतलब है क्या? नहीं सर, इसको ऐसे इन्वेस्ट करना है, ऐसे इन्वेस्ट करना है जिससे मैं ROI विल बी ग्रेटर देन COD. ROI विल बी ग्रेटर देन COD. ये ROI मतलब रिटर्न इन्वेस्टमेंट, COD आज से कॉस्ट ऑफ डेथ. समझ आया सबको? पक्का? चलिए, मैंने क्या बताया और कि ROI COD वाले पे ही सारे बिजनेस वर्क करते हैं, और मेनली जो सबसे मनी क्रिएशन बिजनेस है बैंकिंग, वो भी इसी पे वर्क करता है. मैंने ये कल की क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.